अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद हसनैन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बर्न इंजरीज़ चैप्टर नंबर 13 फ्राम डोगर जनरल सर्जरी। सबसे पहले बर्न क्या होता है? बर्न इज टिश्यू इंजरी जो एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। तो मोस्टली जो थर्मल एनर्जी है उसकी इफ़ेक्ट की वजह से होती है। इसके जो क्वेश्चन आया हुआ है इसके ना कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस आप तीन तरह से लिख सकते हैं कि एक तो इसके लोकल इफ़ेक्ट्स हैं, रीजनल इफ़ेक्ट्स हैं और सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स हैं। लोकल इफ़ेक्ट्स में क्या होता है सबसे पहले तो क्या होता है कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना वेपोरेशन के थ्रू बॉडी से, वो नॉर्मल जो होता है ना वो 15 ml पर मीटर स्क्वायर बॉडी का होता है। और लेकिन जो बर्न के केसेस होते हैं उसमें 200 ml पर मीटर स्क्वायर तक चला जाता है। तो ये इसकी ना जो फ्लूइड लॉस होता है ना बॉडी से वो इसका ज़्यादा हो जाता है, 15 से बढ़ के 200 हो जाता है। रीजनल इफ़ेक्ट्स में क्या आते हैं? रीजनल सर्कुलेटरी इफ़ेक्ट्स हैं और रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स हैं। सर्कुलेटरी में क्या होता है कि जब टिश्यू बर्न हो जाता है तो एस्कार की फॉर्मेशन हो जाती है। और दूसरा कंपार्टमेंट सिंड्रोम, अगर वो लेग्स का है तो, या उसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम उसके फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी में क्या गैसें हॉट गैसेस होती हैं वो नोज़, टंग, लेरिंक्स वगैरह को इंजर कर सकती हैं। बाकी आगे सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो सिस्टेमिक वैसे ही हैं, सर्कुलेटरी भी ऐड कर दें उसमें और रेस्पिरेटरी भी ऐड कर दें। सर्कुलेटरी में क्या होता है, क्योंकि फ्लूइड लॉस होता है तो हाइपोवोलीमिया मोस्ट कॉमन इसमें पॉसिबिलिटी होती है। और जीआईटी में क्या होता है कि एक तो इस्कीमिया हो सकता है, मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और जो है ना स्टेसिस ऑफ मतलब जब स्टेसिस होता है ना HCl का स्टमक में, तो उसकी वजह से अल्सर्स बन जाते हैं, उसको कर्लिंग अल्सर्स कहते हैं। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। और बाकी रीनल में क्या होता है, मायोग्लोबिन यूरिया हो जाता है क्योंकि मसल डिग्रेड हो रहा है। और सेप्सिस, अगर वो सभी इन्फेक्शन के चांसेस क्योंकि मोस्टली ज़्यादा होते हैं तो सेप्सिस के भी उतने ही चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी इसके लेट इफ़ेक्ट्स, ये अलग से क्वेश्चन है कि इसके लेट इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये अपने 4-5 याद रखने। एक तो स्कार बन जाता है, जैसे बर्न के बाद स्कार बनता है, वो कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट जो जॉइंट्स पे ना वो लिमिटेड हो जाती है। डिसेबिलिटी हो सकती है अगर ज़्यादा लेवल पे बर्न हुआ है। और दूसरा आखिरी है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है। तो ये अपने कॉम्प्लिकेशंस में लिख देनी, या इसके इफ़ेक्ट्स में ना लोकल, रीजनल एंड लेट इफ़ेक्ट्स, या उस पर सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक तो पार्शियल थिकनेस बर्न और दूसरा फुल थिकनेस बर्न। जो पार्शियल थिकनेस बर्न है उसको आगे हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस हो गया और एक डीप पार्शियल थिकनेस। अब जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, उससे ज़ाहिर है एक तो वैसे वो पार्शियल है और सुपरफिशियल ऊपर वाले एरिया को कवर करेगा। इसमें एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो डर्मिस होती है वो पेपिलरी लेयर तक इन्वॉल्व होती है। डर्मिस की लेयर्स होती है ना, तो उसमें पेपिलरी लेयर तक ये जाता है बर्न। और इसमें क्या होता है कि ब्लेंचिंग होती है, प्रेशर जब आप ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको मतलब वाइटिश हो जाता है। वैसे रेडिश होता है जैसे अप्लाई करते हैं ना प्रेशर, तो ब्लेंचिंग उसकी हो जाती है। और लेकिन इसमें ये है कि क्योंकि नर्व्स नीचे पड़ी होती है तो इसकी पिन प्रिक सेंसेशन इंटैक्ट होगी। और दूसरा ये है कि 2 वीक्स के अंदर मोस्टली हील कर जाता है, स्कार नहीं बनता इसका। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो नॉन सर्जिकल है। अब जो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स होते हैं इसमें जो पेपिलरी लेयर से नीचे जाके रेटिकुलर लेयर तक इन्वॉल्व कर जाता है डर्मिस, इसे कहते हैं डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। तो ये उससे क्या, क्योंकि नीचे डीप चला गया है तो ये ब्लैंच नहीं करेगा। और दूसरा क्या होगा कि सेंसेशन भी इसमें रिड्यूस होंगी, बिल्कुल लॉस नहीं होंगी लेकिन रिड्यूस होंगी। बाकी इसको क्या होता है, पहले 2 हफ्तों में ठीक हो जाता था सुपरफिशियल, ये 3 हफ्ते कम से कम इसके लग जाते हैं। और दूसरा इस पे जो स्कारिंग होती है, सुपरफिशियल वाले पे स्कारिंग नहीं थी, हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग इसकी हो जाती होती है। आगे जो फुल थिकनेस बर्न है उसमें क्या होता है कि होल डर्मस, पूरी लेयर्स उसकी इन्वॉल्व डर्मस की हो गई हैं,
उसको फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। इसमें जो बर्न होता है वो हार्ड लेदरी फील आती है, और मोस्टली जो कलर होता है वो ब्लैकिश से हो सकता है, और नॉर्मल स्किन से ब्राउन इसमें मतलब डिफरेंस आ जाता होता है। इसमें क्योंकि सारी नर्व्स डैमेज हो चुकी होती हैं, वेसल्स डैमेज हो चुकी होती हैं, तो इसमें पेन या ब्लीडिंग इसमें टोटल लॉस हो जाती है, ना पेन होती है ना ब्लीडिंग होती है। तो इसको जो ट्रीटमेंट है वो हम स्किन ग्राफ्टिंग या फ्लैप्स के थ्रू करते हैं। ये हम प्लास्टिक सर्जरी में करेंगे, स्किन फ्लैप्स और ग्राफ्ट्स जो होते हैं उनका डिफरेंस। तो वैसे आप याद रख लेंगे तो इसका, क्योंकि सारी डर्मिस ही उतर गई है तो उसको हम फिर कवर करते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर के थ्रू। तो ये अपनी क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कि आपने एडमिशन के क्राइटेरिया क्या है या रेफरल क्राइटेरिया क्या है बर्न सेंटर के, आपने एक बंदे को बर्न सेंटर के लिए भेजना है तो कब आप भेजेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद रख लें। एक तो ये कि अगर इनहेलेशनल इंजरी हो गई है तब आप रेफ़र कर देंगे, या फ्लूइड रिससिटेशन लाजमी है, फ्लूइड्स लगाने पड़ेंगे उसके लिए हम रेफ़र करेंगे, या उसके लिए सर्जरी रिक्वायर है, या फिर ये है कि 10% से ज़्यादा जो है ना टोटल बॉडी सरफेस एरिया वो अगर इन्वॉल्व हो गया है फिर कर देंगे, या ये है कि 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर ओल्ड एज ग्रुप में ना या दूसरी एजेस में, तो फिर हम उसको रेफ़र कर देंगे। या ये कि कोई प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी चल रही है कोई, या कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो तब हम कर देंगे ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। या अगर कोई हैंड फीट फेस हाँ या प्रीनियम पे इंजरी आ गई है, या कोई ये कि बिल्कुल छोटा बच्चा या बहुत ज़्यादा उम्र का कोई है तो उसको एक्सट्रीम ऑफ एजेस यानी कि, और बाकी ये कि अगर कोई और इंजरी का कोई सस्पिशन है, और बाकी ये कि इलेक्ट्रिकल बर्न या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न ये है। तो ये आपने याद रखना है कि मैं रेफरल इन कंडीशन में हमने रेफ़र कर देना होता है। बाकी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई बर्न का पेशेंट आ गया तो उसको हमने मैनेज कैसे करना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने मतलब ना बेसिक लाइफ सपोर्ट्स जो है ना वहाँ से स्टार्ट करनी है कि एक जैसे वो ATLS का है ना, वैसे ही सबसे पहले आपने क्या करना है, रेस्क्यू और सेफ्टी, अपने रेस्क्यू को कॉल करनी है या उसको प्रेजेंस होनी चाहिए। बाकी ये कि स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, उसको ड्रॉप और रोल गुड एक अच्छा मेथड है इसके लिए। बाकी उसके बाद क्या, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, जैसे वो ABCDE वाले, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी और एक्सपोजर, तो उसको हमने सारा उस पर फॉलो करना है। फिर हमने ये करना है कि कूल करना है जो बर्न एरिया है ना एरिया, 10 मिनट के लिए उसको करना है, और 15 डिग्री तक करना है। ये बिल्कुल ठंडा नहीं करना, वो ठंडा पानी जैसे वो ये जैसे टैप वाटर है ना तो उसके नीचे हम कर देते होते हैं। फिर हमने ऑक्सीजन उसकी मेंटेन करनी है, और हमने जो बर्न लिम्ब है ना उसको एलिवेट करना है। तो ये जो बेसिक इसकी मैनेजमेंट है ये आपने लिखनी है। बाद में ये कि उसकी असेसमेंट करनी है उसको, मतलब बेसिक जो हमने मेजर्स दे दिए हैं उसके बाद हमने एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन सारा को वाइटल्स हमने मॉनिटर करने हैं। और एक क्वेश्चन यही है वो कि इनहेलेशनल इंजरी हो गई तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनहेलेशनल इंजरी है, तो उसके कुछ साइंस होते हैं कि एक तो वॉइस चेंज अगर हो जाए, स्ट्राइडर आ जाए, एंजाइटी या रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो, तो तब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इनहेलेशनल इंजरी है। तो उसमें क्या करते हैं, हमने एयरवे को मेंटेन करना है। तो वो दो तरह से करते हैं, एक तो एंडोट्रेकियल ट्यूब से कर सकते हैं, दूसरा क्रिको थायराइडोटमी से कर सकते हैं। अब अगर स्वेलिंग नहीं है तो तब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर सकते हैं ATT। लेकिन अगर स्वेलिंग है तो और ATT पास नहीं हो रही तो फिर हम क्रिकोथायरॉयडोटमी कर देते हैं। और इसके अलावा और क्या करते हैं कि हमने एयरवे अब मैनेज कर लिया, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी नेबुलाइजर्स देते हैं, वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं, और असिस्टेड वेंटिलेशन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं।
तो ये अपने स्टेप्स जो है ना अगर इनहेलेशन इंजरी का आ जाता है तो उसमें आपने लिख देने हैं। अब एक जनरल सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने वो ABCDE वाले प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, फिर उसको क्या करना है, उसकी असेसमेंट करनी है, उसके वाइटल्स देखने हैं, और उसके साथ और जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर इनहेलेशनल है तो फिर हमने ETT या क्रिकोथायरॉयडोटमी वगैरह करना है, नेबुलाइजर देने, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दे दें, असिस्टेड वेंटिलेशन अगर ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी ये है कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं जर्नल में, या वैसे जर्नल चीज़ें एंटीबायोटिक्स हम दे देंगे, फ्लूइड्स वो हमने वैसे भी लगा देते हैं ATLS प्रोटोकॉल में। उसके अलावा हम एनाल्जेसिक्स देते हैं, और इन्फेक्शंस के चांसेस एंटीबायोटिक्स उसके लिए ले देते हैं। तो ये चीज़ें हम करते हैं, और बाकी उसको असेसमेंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। बाकी नेक्स्ट हमारे पास है कि असेसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ बर्न, के बर्न कितना है उसको कैसे असेस करते हैं। तो ये है कि एक तो है कि मतलब कंटिन्यूस बर्न है, और दूसरा है कि स्मॉल और पैची एरियाज़ है। तो उसके लिए ये है कि पेशेंट का जो हैंड है ना, जिसमें पाम और डिजिट्स आ जाते हैं, वो टोटल ऑलमोस्ट ना 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया करता है। तो अगर वो पैची है तो उसको हम मतलब एक हैंड ड्रॉ करके उसको हम करते जाते हैं कि अगर 1% या 1, क्योंकि ये मोस्टली कम परसेंटेजेस के लिए होता है ना पैची एरिया, तो उसको हम उस तरह से डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंटेज का जब बढ़ना है। बाकी ये है कि वेलिस रूल ऑफ 9 है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि मोस्टली जो क्वेश्चन इसमें आता है वो यही आता है कि ये एक बंदा है, उसको इस जगह पे बर्न है, तो बताएं टोटल कितना बर्न होगा। तो ये वेलिस रूल ऑफ 9 है, जिससे हम बॉडी को डिवाइड करते हैं परसेंटेजेस के हिसाब से। 11 सेक्शंस हम करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, हेड एंड नेक जो है वो बनाता है 9%। बाकी आर्म्स जो हैं वो 9% राइट, 9% दूसरी। चेस्ट जो है वो 9% बनाती है फ्रंट, और 9% बैक से। इसी तरह एब्डोमेन 9% फ्रंट, और बैक जो है एब्डोमेन की वो 9%। बाकी जो लिम्स हैं वो 9% करते हैं राइट, और दूसरा 9% फ्रंट से। तो और बैक से भी ऐसे, मतलब टोटल 18% एक लिम्ब फ्रंट और बैक से ना टोटल मिला के, और 1% जो एंड पे रह जाता है वो प्रीनियम कवर करती है। मतलब सिंपली अगर हम कहें को हेड एंड नेक, एक नो और एक बाजू, जो लेफ़्ट आर्म और राइट आर्म, नो नो ये हो गया। बाकी चेस्ट जो है फ्रंट नो, बैक नो, एब्डोमेन नो फ्रंट और बैक पे भी नो, और जो लिम्स हैं वो 9 फ्रंट पे और 9 बैक पे, एक के और दूसरे के भी ऐसे 9 फ्रंट पे और बैक के, और 1% जो वो प्रीनियम। इसी तरह 100% ये पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही आपको देते हैं। अगर फेस दें तो एक चीज़ याद रखनी कि अगर वो आप कह दें कि अपर आर्म है और उसका फ्रंट है इंटीरियर, तो आप उसे आइडिया लगा लें कि वो अपर आर्म कह रहा है तो उसका भी फ्रंट सिर्फ कह रहा है, तो उस हिसाब से आप 9 में से एक तो हाफ करेंगे और फिर उसका भी हाफ कर देंगे। तो ऐसे ही आपने कैलकुलेट करना होता है कि कितने परसेंट जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया का बर्न है। नेक्स्ट हमारे पास है कि असेसमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ बर्न, के डेप्थ कितनी है उसकी हम कैसे असेसमेंट करते हैं। तो ये है कि इसका कोई डेफिनेट मेथड नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक कॉन्टैक्ट रहा है और टेम्परेचर कितना था। बाकी ये कि एज ए गेस इसको हम करते हैं कि अगर स्कार्स का जैसे वो लिक्विड्स जो है ना उससे बर्न जो होता है वो अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो पार्शियल थिकनेस करता है। इसी तरह और कौन कौन सी चीज़ें पार्शियल थिकनेस होंगी, जिसमें फ्लेम की भी पार्शियल थिकनेस है और एसिड बर्न की पार्शियल थिकनेस बर्न्स हो सकते हैं। बाकी जो फैट बर्न्स होते हैं ज़ाहिर बात है उसमें फ़ैट है तो डीप डर्मल होंगे। बाकी अल्कली आपको पता है कि ज़्यादा डैमेजिंग है तो फुल थिकनेस बर्न करता है, और इलेक्ट्रिकल बर्न्स जो हैं वो भी फुल थिकनेस बर्न्स होते हैं। एसिड दोनों काम करते हैं, अगर वीक कंसनट्रेशन सुपरफिशियल करेगा और अगर स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड है तो डीप डर्मल कर देगा। तो इसमें आप ये फैट, फ्लेम, अल्कली, एसिड्स और इलेक्ट्रिकल और स्कार ये याद रख लीजिएगा। बाकी अगर डेप्थ के लिए वो इसका क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि मतलब वो पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस वाला ना उसको भी अटेम्प्ट किया जा सकता है इसके अंदर।
बाकी सर्कमफ्रेंशियल इन्वायरमेंट कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए मोस्टली ये है कि अगर फुल थिकनेस बर्न है तो उसमें मोस्टली ये होता है, और एस्कार फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए हम एस्कारोटमी करते हैं। आगे हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसकी क्या है, वो वही पहले कुछ डिस्कस हो गई, एयरवे ब्रीदिंग करेंगे, फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे। अब फ्लूइड्स कैलकुलेट करना होता है, जैसे बर्न एरिया हमने कैलकुलेट किया इसी तरह हमने फ्लूइड्स कितने लगाने हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो पार्कलैंड फार्मूला है। तो इसके तहत क्या है कि हमने जो फर्स्ट 24 आवर्स में जितना फ्लूइड देना है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला से, पार्कलैंड फार्मूला से। तो इसका क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हमारे पास जो सबसे पहले वो क्वेश्चन में देगा कि बॉडी वेट इतना है 75 kg 76 जितना भी दे दे, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो हमने परसेंटेज ऑफ बर्न निकाला था वेलिस रोल ऑफ 9 से, उससे मल्टीप्लाई करना है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 4 से। तो ये जितना आंसर आएगा टोटल फॉर एग्जांपल आ जाता है कि 5000 ml आ जाता है। तो ये क्योंकि हमने 5000 ml देना है पूरे 24 आवर्स में, तो उसको हम हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट 8 आवर्स पहले 8 घंटों में आधा हमने देना है जो जितना बन जाए, और बाकी जो है 16 घंटे अगले उसमें हमने 50% आधा उसमें हमने देना है। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत दफ़ा आता है पार्कलैंड फार्मूला इसके, इसलिए हमने परसेंटेज ऑफ बर्न इसमें क्योंकि आता है इसलिए आपको वो कैलकुलेट करना भी आना चाहिए और ये फार्मूला भी आना चाहिए। और अगर फर्स्ट 24 आवर्स गुजर गए हैं तो उसको हम मेंटेनेंस डोज पे ले जाते हैं फ्लूइड पे। तो उसको हम कैसे करते हैं कि जितना वेट है तो उसके जो फर्स्ट 10 kgs हैं उसके लिए पर केजी हम 100 ml, अगले जो 10 kg बॉडी के हैं उसको हम 50 ml से मल्टीप्लाई करते हैं पर केजी को, और उसके बाद 20 के बाद जितने केजीज बॉडी वेट होगा उसको हम ईच केजी को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हम मेंटेनेंस डोज निकाल लेते हैं फ्लूइड्स की। तो ये अपने याद रख लीजिएगा, वैसे अगर मेंटेनेंस अगर आ जाए, लेकिन आता नहीं वैसे ही, बाकी वो पार्कलैंड फार्मूला ही आता है। आगे हमारे पास फ्लूइड्स कौन से देते हैं, तो मोस्टली हम रिंगर लैक्टेट देते हैं बर्न के केसेस में। और अगर हमारे पास वूंड जो होता है बर्न का तो उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं, तो मोस्टली हम सुपरफिशियल उसको जो हमारे पास क्रीम्स होती हैं या ऑइंटमेंट्स होती हैं उसमें आपने याद रखना सिल्वर सल्फर डायाजीन 1% क्रीम आती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोफाइल एक्स करती है और सोडोमोनास मेथिसिलिन के अगेंस्ट होती है। और ये एक इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि ट्रांजिएंट लीकोपीनिया कर देती है, कुछ देर के लिए लीकोपीनिया मतलब वाइट सेल काउंट जो है वो कम हो जाता है। ये सिल्वर सल्फर डायाजीन 1% का साइड इफ़ेक्ट है। बाकी सिल्वर नाइट्रेट है 0.5% सोल्यूशन में आती है, तो ये भी जैसे सोडोमोनास और मेथिसिलिन के अगेंस्ट है। और इसका क्या है कि बार बार इसको हम चेंज करना पड़ता है। और दूसरा ये इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है हाइपोनेट्रीमिया और मैथिमोग्लोबिनीमिया। तो ये इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं सिल्वर नाइट्रेट के। आगे जो कम यूज़ होती हैं वो मेफिनाइड एसीटेट 5% याद रख लें तो ठीक है। और एक है सिल्वर सल्फर डायाजीन जो हमने सबसे पहले पढ़ी, और सीरियम नाइट्रेट उसकी कॉम्बिनेशन में आती है। तो ये मोस्टली फुल थिकनेस के लिए यूज़ होती है बर्न। तो आपने जो याद रखनी है वो सिल्वर सल्फर डायाजीन 1% है, जिसका साइड इफ़ेक्ट आपने याद रखना है ट्रांजिएंट ल्यूकोपेनिया, और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट 0.5% है सोल्यूशन जो जिसका जो हाइपोनेट्रीमिया और मैथिमोग्लोबिनीमिया, ये आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी एस्कारोटमी क्या है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एस्कार क्या होता है, क्योंकि एस्कार को रिमूवल जो है वो एस्कारोटमी कहते हैं। एस्कार इज़ ए कोआगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डीप बर्न, के डीप बर्न जो होता है या फुल थिकनेस बर्न होता है तो उसमें जो कोआगुलेशन नेक्रोसिस हो जाती है ना स्किन की, उससे उसको कहते हैं एस्कार। और उसको जो एस्कार होता है कि वो एक रिजिड होता है और एक्सपेंड नहीं करता है, इसलिए वो एज ए टॉर्नी के एक्ट करता है पूरे जो उस लिम्ब पे ना।
तो उसको क्या होता है, इससे कंपार्टमेंट सिंड्रोम के काफ़ी चांसेस होते हैं, फिर कंप्रेशंस कॉज हो जाती हैं, मतलब वेसल या नर्व जो भी जा रही हैं उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो इसके जो ट्रीटमेंट है वो एस्करोटमी है एस्कार का। तो ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, 3 से 4 दफ़ा, तो इसको आपने याद रखना है। बाकी ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट आगे तो एंड पे कर्लिंग अल्सर्स लिखा हुआ है, ये नॉन थर्मल से पहले कर्लिंग अल्सर्स एंड गैस्ट्रिक इरोजन्स, क्योंकि स्टेसिस ऑफ जो है ना HCl एसिड, उसकी वजह से अल्सर्स बन जाते हैं स्टमक में। उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, H2 ब्लॉकर्स दे दें या PPI प्रोफाइलैक्सिस दे दें, तो उसका इंसिडेंस भी कम हो जाता है। बाकी अगर हमारे पास नॉन थर्मल बर्न इंजरीज लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें हमारे पास केमिकल बर्न्स आ जाते हैं, अल्कली या एसिड के बर्न, आपको पता है अल्कली ज़्यादा डैमेजिंग है, और देन एसिड्स, और क्योंकि ये डिज़ोल्व कर देती है, और एसिड जो है वो कोगुलेशन कर देती है, इसलिए लिमिटेड होता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना। बाकी क्या है कि इसका अगर अल्कली एसिड्स का बर्न है तो उसको हम पानी से धो देते हैं मोस्टली, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए और उसका इफ़ेक्ट कम से कम हो। लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, जो मैंने पहले बताया था कि उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, वो हाइपोकैल्सीमिया काज कर सकता है। इसके लिए हम एंटीडोट जो है वो कैल्शियम देते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के ना बर्न में। बाकी इलेक्ट्रिकल बर्न्स में जो आया हुआ है वो हाई टेंशन इंजरीज़ की जो है ना इफ़ेक्ट्स वो आया हुआ है। लो टेंशन इंजरीज होती हैं और हाई टेंशन, जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होती हैं, इनमें से जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती है वो लो टेंशन इंजरीज होती हैं, उसका इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और उसको हम मोस्टली जो होते हैं वो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन के बगैर ही ठीक हो जाता होता है। जो हाई टेंशन इंजरीज़ हैं, ये क्वेश्चन है वो कि इसकी क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये मोस्टली फ्लैश या फ्लेम उसकी वजह से होता है, या करंट की वजह से भी हो सकता है ये हाई टेंशन इंजरी। बाकी इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो फ्लैश बर्न हो सकता है उसके फ्लैश की वजह से, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम काज कर सकता है, और मायोग्लोबिन यूरिया क्योंकि मसल डिग्रेडेशन के बाद होते हैं, और सीवियर एसिडोसिस इससे हो सकती है, और डैमेज टू मायोकार्डियम एंड हार्ट फेलियर। तो ये 4-5 आपने याद रखना है। फ्लैश बर्न होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मायोग्लोबिन टूट रही है तो मायोग्लोबिन यूरिया, सीवियर एसिडोसिस हो जाएगा, और मायोकार्डियम और हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी इतने कोल्ड इंजरीज हैं वो, उसमें जैसे फ्रॉस्ट बाइट की वजह से इंजरीज आती हैं, पेरिफ्रीजम होती हैं, और उसको हम रिवॉर्म करते हैं 42 डिग्री पे ना, तो ये इसके ट्रीटमेंट होता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो यही है कि एक तो आपने परसेंटेज ऑफ बर्न देखनी है, बाकी उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो यानी कॉम्प्लिकेशंस की, और क्लासिफिकेशन उसकी कर लें, और पार्क्सलैंड फार्मूला कर लें, तो मोस्टली इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।